हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी जीडी 2025 से 26 की न्यू भर्ती के बारे में। उसमें कितने पदों की वैकेंसी आने वाली है और किस किस फोर्स के लिए इसमें वैकेंसी, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एआर और एसएसएफ, ऐसे बहुत सारे अर्धसैनिक बल है, उसके लिए वैकेंसी आ रही है। तो कितने पदों की वैकेंसी आ रही है, योग्यता क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, एज में छूट जो है किस किस को मिल सकता है, फॉर्म अप्लाई डेट कब से कब तक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है या फिर नहीं आया है, और इसमें जो है कौन कौन इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया फॉर्म अप्लाई कर सकता है या फिर कुछ स्टेट के लिए भर्ती आ रहा है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, चाहे वो मेडिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, एग्जाम पैटर्न हो, कोई भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नहीं छूटेगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि इसमें पोस्ट जो है कितने पोस्ट की वैकेंसी आई, टोटल जो पद है कितने पदों की है। तो इसमें 50,000 प्लस पदों की वैकेंसी आने वाली है, 50,000 प्लस पदों की वैकेंसी। पोस्ट नेम की बात करूं तो इसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, एनसीबी है और एसएसएफ है और इसमें जो है सीआईएसएफ। इतना सारा पदों की वैकेंसी आ रही है इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए। 50,000 प्लस सीट की वैकेंसी है इसमें। तो हम बात करते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा पदों की वैकेंसी आ रही है वो है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा पदों की वैकेंसी आ रही है। 18,000 प्लस पदों की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ सीआरपीएफ में आ रही है। उसके बाद बीएसएफ में आ रही है, उसके बाद सीआईएसएफ में आ रही है। बाद बाकी में तो कम ही वैकेंसी हर बार ही रहता है, लेकिन जो ज़्यादातर जो वैकेंसी आता है ज़्यादा संख्या में वो सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में ज़्यादातर इसमें पदों की संख्या देखा जाता है हर बार। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें जो है फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो आवेदन शुल्क कितना लिया जा रहा है। तो जनरल से आप है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 100 रुपया लगेगा। एससी एसटी फीमेल है तो 0 रुपया, मतलब 1 भी रुपया नहीं लगेगा एससी एसटी फीमेल को। और जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है तो इसमें लगेगा आपको 100 रुपया, आपको आवेदन शुल्क लगेगा मात्र। अब हम बात करते हैं एज लिमिट, एज की गणना कब से की जाएगी। तो क्योंकि इसका जो वैकेंसी है तो ये जो इसका फॉर्म अप्लाई डेट जो है इसका वो आने वाली है आपको अक्टूबर से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। अक्टूबर के माह से इसमें फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका एज की जो गणना किया जा रहा है 1/1/2026, 1/1/2026 से आपका एज की गणना किया जा रहा है। और जो एज बताया गया है जनरल के लिए 18 वर्ष मिनिमम और 23 वर्ष मैक्सिमम, 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष इसमें एज बताया गया है। वही बात करूं ओबीसी के तो ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दिया गया है। 18 वर्ष से 26 साल तक इसमें जो है ओबीसी अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दिया गया तो वो 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये हो गया एज की। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होगी, उसके बाद इसमें जो होगा फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें जो आपका सिलेबस है, रिटन टेस्ट जो होगा उसका जो सिलेबस है वो आपका पहला बात तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाएंगे तो 80 क्वेश्चन जो होंगे 160 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। अब हम इससे बात करते हैं जो इसमें समय दिया जाएगा आपको ये 80 क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो 1 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें जो किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन जो 40 नंबर के होंगे और मैथ से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन जो आपको 40 नंबर के होंगे। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई भी उसमें पूछे जाएंगे आपको 20 क्वेश्चन जो 40 नंबर के होंगे। जीके जीएस से आपको पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन जो 40 नंबर के। टोटल जो होंगे इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 160 नंबर के आपको क्वेश्चन, 160 नंबर के आपका पेपर होने वाला है। अब इसमें हम बात करते हैं रिटन के बाद फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल इसमें कैसे होने वाला, कितना होने वाला है। तो हाइट की बात करूँ तो मेल के लिए जो है 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट होनी चाहिए। फीमेल में जो है मांगा गया है 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल में होना चाहिए। चेस्ट की बात करूँ तो मेल में 80 सेंटीमीटर से लेकर के 85 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्मल जो है 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना ही चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर मेल में। वही बात करूँ एसटी का तो इसमें 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर इसमें छूट दिया गया है। एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर कम से कम और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फैलाव
चाहे आप ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, कोई भी है, तो 5 सेंटीमीटर का फैलाव सभी के लिए है, बशर्ते कि एसटी में थोड़ा छूट दिया गया है, 76 से 81 किया गया है, लेकिन जो अदर कैटेगरी के है उसमें दिया गया 80 सेंटीमीटर से लेकर के 85 सेंटीमीटर। ये हो गया चेस्ट मेल का। फीमेल में बात करूँ तो फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है किसी भी फोर्स में, किसी भी अर्धसैनिक बल में, चाहे स्टेट पुलिस क्यों न हो, किसी भी में भी फीमेल का चेस्ट का माप नहीं लिया जाता है। अब हम इसे बात करते हैं रनिंग में। रनिंग कैसे होगा इसमें, तो 5 किलोमीटर का रनिंग मेल के लिए है। समय जो दिया गया है 24 मिनट का समय दिया गया है 5 किलोमीटर रनिंग के लिए मेल के लिए। वही बात करूँ फीमेल के लिए तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग कराया जाएगा, 8.5 मिनट समय दिया जाएगा, 8.5 मिनट समय दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर रनिंग को पूरा करने के लिए फीमेल में। अब हम इसमें बात करते हैं, ये हो गया फिजिकल का, रिटन का हो गया, फिजिकल का हो गया। फिजिकल के बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल में आपको क्या कराया जाएगा, आपका शारीरिक जांच होगा, जिसमें आपका शरीर से हर एक पार्ट का, शरीर के हर एक पार्ट का आपका जांच होगा। इसमें आपको ब्लड का जांच होगा, यूरिन का जांच होगा, आँख का होगा, हाथ पैर घुटना, आपके कान का, नाक, हर एक पार्ट का, आपका दांत, हर एक चीज़ का आपका उसमें चेकअप किया जाएगा। किसी भी ऐसा पार्ट हो जो छूट नहीं पाएगा, आपका हर एक प्राइवेट पार्ट से लेकर हर एक पार्ट का आपका चेकअप किया जाएगा। तो उसमें जो मेडिकल होता है वो नॉर्मल मेडिकल होता है, उतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है। अगर आपको मेन पॉइंट पर ध्यान देना है, जैसे कि आपको कान से कम सुन रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर घुटना आपस में एक दूसरे में सट रहा है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो, अगर आप पहले से जानते हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है घुटना को। अगर आपका फ्लैट फुट है तो उसको आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसमें जो है सभी चीज़ में आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा जितना कि इम्पोर्टेंस दिया जाता है आपके कलर ब्लाइंडनेस पे। कलर ब्लाइंडनेस आपके पास है तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, आप इसके लिए तैयारी ना करें अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उसमें बहुत से अंक, शब्द और अंक आपको पढ़ाया जाएगा दूर खड़ा करके, फिर नज़दीक में, और आपको पेपर दे दिया जाएगा। पेपर में आपको उसमें अंक रहेगा, उसमें धुंधला धुंधला बारीकी बारीकी उसमें लिखा रहता है, उसमें आपको देखना है और उसमें बताना है कौन सा अंक है। तो उसमें अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें आप फंस सकते हैं। क्योंकि मेरा भी मेडिकल हुआ था तो बहुत ही उसमें बच्चे छटे थे। ऐसे नहीं है, इससे मेडिकल में हर एक पास ही हो जाते हैं। जिसको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें कोई उपाय नहीं है, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो जिसको जिसको परेशानी है वो बाहर से आप मेडिकल में जो टेस्ट लिए जाते हैं आँख के बारे में, उससे रिगार्डिंग आप पेपर मंगा करके उसमें देखने वाला जो होता है अंक, और उसमें रास्ता बनाया हुआ रहता है कैसे उसमें इन करना है, एग्जिस्ट करना है, अंगुली को रख करके, वो आप मंगा करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी है तो पहले से प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब वो आपका चेकअप हो तो उसमें आपका जो कमी है वो दिख ना पाए। अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, आपको उसी समय बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान दें। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस से चाहे कोई भी मेडिकल से परेशानी है तो आप एक कमेंट के जरिए हमको बताएंगे, तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं इसमें मेडिकल में जो भी इसमें मेडिकल टेस्ट होता है वहाँ पे रह चुका हूँ, देख चुका हूँ से कैसे कैसे उसमें मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें मेडिकल टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या देखा जाएगा, आपका सर्टिफिकेट जिससे आप भर्ती हुए। जैसे कि योग्यता इसमें क्या मांगी गई थी, तो योग्यता जो 10वीं पास मांगी गई थी इसमें योग्यता, तो आपको 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और इसमें जो है फॉर्म अप्लाई जब करते हैं तो उस समय जो डॉक्यूमेंट लगाते हैं सेम वही डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाता है। उसमें 1-2 एक्स्ट्रा ऐड किया, जैसे कि मेरा क्या हुआ था, मेरा उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से मांगा, जो थाना पर से बना कर ले जाते हैं, थाना से जो आपके निजी जो आपका थाना होगा उससे बना कर ले जाना पड़ता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ऐसे तो उसका कोई काम वहाँ पड़ा नहीं था, लेकिन मांगा गया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको जो भी डॉक्यूमेंट होगा, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें बताया जाएगा से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर ले जाना है। आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बताया जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखिए जो आप डॉक्यूमेंट आप फॉर्म अप्लाई करते समय लगाते हैं पूरा डॉक्यूमेंट वही वहाँ पे लगेगा। 1-2 डॉक्यूमेंट उसमें ऐड होगा, जो मैं बता दिया हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, चाहे फिर कोई चीज़ का अटेस्टेड सर्टिफिकेट पे करके ले जाना पड़ता है, उसमें बताएगा आपको, उसी प्रकार से आप ले जा सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या लगता है।
तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपका आधार कार्ड होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट या 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, जिसके लिए अलाउ है उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो वो सब भी कुछ भी बनाते हैं तो आप उसको केंद्र लेवल का बनाएं, आप स्टेट लेवल का ना बनाएं, केंद्र लेवल का ही उसमें चलता है। उसके बाद इसमें सिग्नेचर होना चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इतना सारा डॉक्यूमेंट है तो आप आराम से इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट बनाए सही बनाए, जाली डॉक्यूमेंट नहीं बनाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो उसमें आपको फिर नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट जो है आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होता है ऐसी नॉर्मल होता है, कुछ ऐसा है नहीं। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका स्कूल में जाएगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट का उसमें रजिस्टर रहता है, नंबर लिखा रहता है, उससे भी सर्च करके आपका डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा से आपका जो डॉक्यूमेंट है जाली है या फिर ओरिजिनल है। तो आप कोई भी काम करें सही तरीका से करें और जो जॉब लें पूरा अपना सर्विस तक आराम से आप जॉब कर सकते हैं, दिक्कत ना हो। क्योंकि जो जाली काम करता है उसको हमेशा डर बना रहता है। तो आप अच्छा काम करें और अच्छा से नौकरी करें। उसके बाद क्या है आपका, अब फॉर्म अप्लाई डॉक्यूमेंट हो गया कौन कौन से लगेगा, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बता दिया हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वही लगेगा। ये हो गया एसएससी जीडी 2025-26 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में जो भी डिटेल था, कितने पदों के लिए, 50,000 प्लस पदों के लिए वैकेंसी आपको अक्टूबर के माह में देखने को मिल जाएगी। अक्टूबर के माह में, अक्टूबर सितंबर के माह में आपको ये वैकेंसी आपको देखने को लिए मिल जाएगी, क्योंकि एसएससी जीडी का वैकेंसी हर एक साल आती है। पिछला साल भी आई थी 39,000 कुछ पदों की वैकेंसी, जो बढ़ करके 53,000 कुछ पदों के लिए इसका वैकेंसी हो गया था। इस बार भी 50,000 प्लस पदों की वैकेंसी आ रही है। इसके लिए आप तैयार हो जाएं, अगर नहीं है तो इसके लिए तैयार हो जाए, फिजिकल आप तैयार करें। ज़्यादा जो फोकस देने वाली बात है, आप रिटेन टेस्ट, जो आपका रिटेन है 80 मार्क्स का, 80 क्वेश्चन का 160 मार्क्स का जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट है सिलेक्शन होने में। ये हो गया एसएससी जीडी 2025 से 26 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता दिया हूँ। अगर इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है आपका फॉर्म अप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, अक्टूबर या नवंबर में फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। जब भी इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर में, उस समय एक बार नोटिफिकेशन इसका जरूर पढ़े, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।